शाम के झुटपुटे में जब सूरज की आखिरी किरणें विशाली डिग्री कॉलेज की पुरानी इमारत पर पड़ रही थीं, एक अजीब सी खामोशी माहौल में छाई हुई थी। 90 के दशक का वो दौर था जब कॉलेज की ऊंची ऊंची दीवारें जर्जर ईंटों से बनी थीं और खिड़कियों के शीशों पर मोटी धूल जमी रहती थी। विशाली कॉलेज, जो शहर के दिल में स्थित था, अपनी शैक्षणिक प्रतिष्ठा के साथ साथ कुछ रहस्यमयी कहानियों का अड्डा भी था। छात्रों के बीच यह अफवाह मशहूर थी कि कॉलेज की पुरानी अलमारियों और अंधेरी गलियों में कुछ ऐसी चीजें छिपी हैं जो रात के सन्नाटे में सांस लेती हैं। लेकिन किसी ने यह सोचा भी न था कि एक दिन ये अफवाहें हकीकत बन जाएंगी। सोमवार का दिन था। वीकेंड के बाद कॉलेज की रौनक फिर से लौट आई थी। छात्र अपनी अपनी कक्षाओं की तरफ बढ़ रहे थे, अध्यापक अपने नोट्स जमा कर रहे थे और चौकीदार रामलाल अपनी रोज की गश्त पर था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, मगर यह सन्नाटा धोखेबाज था। स्टाफ रूम में, जहां अध्यापक सुबह की चाय के साथ गपशप कर रहे थे, अचानक एक चीख गूंज उठी जिसने पूरे कॉलेज के सन्नाटे को चकनाचूर कर दिया। मिस राधा, जो कॉलेज में इतिहास पढ़ाती थीं, अपना बैग रखने के लिए स्टाफ रूम की पुरानी लकड़ी की अलमारी की तरफ बढ़ीं। वह अलमारी, जो बरसों से वहीं खड़ी थी, मानो एक खामोश गवाह की तरह अपनी जगह जमी हुई थी। उसका ताला जंग लगा हुआ था, लेकिन उसे खोलना राधा के लिए मुश्किल न था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खींचा, उनके सामने एक ऐसा खौफनाक मंजर था कि उनकी चीख फिजा में गूंज उठी। वह पीछे हटते हटते जमीन पर गिर पड़ी। उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं और चेहरा सफेद पड़ गया था। स्टाफ रूम में मौजूद दूसरे अध्यापक, प्रोफेसर अजय, मिस शबाना और डॉक्टर विकास, फौरन राधा की तरफ दौड़े। लेकिन जैसे ही उनकी नजर अलमारी के अंदर पड़ी, उनके मुंह से भी चीख निकल गई। मिस शबाना वहीं बेहोश होकर गिर गईं, जबकि प्रोफेसर अजय ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। बाकी शिक्षक जो देखने आगे आए, घिन से उल्टियां करते हुए बाहर भाग निकले। कुछ कमजोर दिल तो दरवाजे पर ही ढेर हो गए। नजारा क्या था? अलमारी के अंदर एक इंसानी लाश थी, लेकिन यह कोई साधारण लाश नहीं थी। उसे देखकर खून जम जाए, ऐसा हाल था। लाश को किसी भारी वस्तु के नीचे कुचलकर उसकी हड्डियां, खोपड़ी और मांस को इस कदर छपटा कर दिया गया था कि वह एक पतली सी खाल और कपड़ों की परत में बदल गई थी। उसे एक कंबल की तरह लपेटकर गठरी बना दिया गया था और अलमारी में ठूंस दिया गया था। लाश से बदबू उठ रही थी और उस पर कीड़े मकोड़ों और चींटियों का झुंड चिपका हुआ था जो उसे खा रहे थे। सबसे भयावह बात यह थी कि लाश 1-2 दिन पुरानी लग रही थी, लेकिन अलमारी के भीतर, स्टाफ रूम के फर्श पर या कॉलेज की किसी भी गली दरवाजे पर खून का एक कतरा तक नहीं था। प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेश कुमार, जो उस वक्त अपने दफ्तर में रिपोर्ट देख रहे थे, शोर सुनकर स्टाफ रूम पहुंचे। नजारा देखकर उनका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभालते हुए पुलिस को फोन किया। कुछ ही मिनटों में इंस्पेक्टर विजय सिंह अपनी टीम के साथ पहुंच गए। शहर के अनुभवी अफसर होने के बावजूद उस मंजर को देख वह भी सहम गए। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और चेहरा चिंता से भरा था। उन्होंने तुरंत स्टाफ रूम खाली करवाकर चारों तरफ से सील कर दिया। पुलिस की शुरुआती जांच ने कई सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ा सवाल, लाश अलमारी तक पहुंची कैसे? कॉलेज के सभी दरवाजे, स्टाफ रूम समेत, बंद थे। अलमारी का ताला भी बिल्कुल सही हालत में था, उसे तोड़ने का कोई निशान नहीं था। चौकीदार रामलाल ने बताया कि शुक्रवार की शाम कॉलेज बंद होने के बाद से सोमवार सुबह तक कोई भी इमारत में दाखिल नहीं हुआ। कॉलेज के बाहर के गार्ड्स ने भी यही कहा कि उन्होंने कोई संदिग्ध हरकत नहीं देखी। लाश की हालत देखकर सभी हैरान थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसके शरीर से खून की आखिरी बूंद तक निचोड़ ली हो और फिर किसी भारी मशीन या रोड रोलर के नीचे कुचलकर एक पतली परत में बदल दिया हो। लेकिन यह सब इतनी सफाई से किया गया था कि कोई सुराग, कोई खून और कोई तोड़ फोड़ का निशान तक नहीं मिला। पुलिस ने लाश को अलमारी से बाहर निकाला और पहचान के लिए तलाशी ली। कपड़ों में एक पुराना बटुआ मिला जिसमें पहचान पत्र था। यह लाश प्रोफेसर हरीश पांडे की थी, जो कॉलेज में संस्कृत पढ़ाते थे। लेकिन इस घटना के बाद अर्चना के स्वभाव में अजीब बदलाव आने लगा। वह हंसना बोलना छोड़ने लगी
उसके होंठों पर हल्की सी नीली परत उतर आई और उसकी आंखों में एक अजीब सी पीली चमक नजर आने लगी। नेहा, जो उसकी सबसे करीबी दोस्त थी, ने देखा कि अर्चना अब लड़कों को अजीब शिकारी जैसी नजरों से देखती है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घूर रहा हो। यह नेहा के लिए बिल्कुल नया और परेशान करने वाला था। अर्चना की यह तब्दीली तब और साफ हो गई जब वह अकेली रहने लगी और नेहा से भी दूरी बनाने लगी। नेहा ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन अर्चना या तो टाल जाती या खामोश रहती। उसकी आंखों में अब एक अजीब सा खालीपन था जो नेहा को डराने लगा। पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं आया। हर किसी का बयान एक जैसा था और कोई भी अपनी बात से हटा नहीं। चौकीदार, अध्यापक और सफाई कर्मी, सबके जवाब वही थे। एक हफ्ते की कड़ी जांच के बाद पुलिस ने हार मान ली और कॉलेज को फिर से खोलने की इजाजत दे दी। लेकिन शहर में दहशत की लहर फैल चुकी थी। लोग कानाफूसी में इस कत्ल की चर्चा करते थे और कुछ ने तो इसे अलौकिक शक्तियों से जोड़ दिया। कॉलेज दोबारा खुलने के बाद हालात कुछ सामान्य होने लगे थे, लेकिन यह सुकून सिर्फ अस्थायी था। कुछ हफ्तों बाद शहर के एक कुख्यात बदमाश राजू ठाकुर की लाश उसी हालत में उसकी कार की पिछली सीट पर मिली। लाश को उसी तरह कुचलकर कंबल जैसी आकृति दे दी गई थी और उस पर कीड़ों का झुंड लगा हुआ था। न खून की एक बूंद, न तोड़ फोड़ का कोई निशान और न ही कोई सुराग। पुलिस के लिए यह दूसरा बड़ा झटका था। राजू ठाकुर, जो शहर का मशहूर गुंडा था, अपने दुश्मनों की लंबी सूची के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके कत्ल का तरीका बिल्कुल प्रोफेसर हरीश के कत्ल जैसा था। इंस्पेक्टर विजय सिंह और उनकी टीम अब भारी दबाव में थी। शहर में दहशत फैल चुकी थी और लोग पुलिस की कार्यक्षमता पर सवाल उठाने लगे थे। लेकिन इस बार भी जांच उसी पुरानी पहेली में उलझ गई। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई निशान नहीं। राजू की कार एक सुनसान सड़क पर खड़ी मिली और उसके दरवाजे बंद थे। कार का ताला भी बिल्कुल सही था। उधर कॉलेज में नेहा ने देखा कि अर्चना की हालत और भी अजीब होती जा रही थी। अब वह रातों को कॉलेज के पीछे स्थित पुराने खंडहरों के पास मंडराती नजर आती थी। एक रात नेहा ने उसका पीछा किया और देखा कि अर्चना एक पुरानी कब्र के पास खड़ी कुछ बड़बड़ा रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी जो नेहा के रोंगटे खड़े कर रही थी। जब नेहा ने उससे पूछा कि वह वहां क्या कर रही थी, तो अर्चना ने उसे घूरा और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। नेहा ने कॉलेज के कुछ पुराने कर्मचारियों से बात की, जिन्होंने बताया कि वे खंडहर कॉलेज की इमारत बनने से पहले एक पुराने कब्रिस्तान का हिस्सा थे। कुछ लोगों का मानना था कि वहां कुछ अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं। नेहा अब तक इन सबको अंधविश्वास मानती थी, लेकिन अर्चना की हालत देखकर उसे शक होने लगा। इंस्पेक्टर विजय ने इस बार नई रणनीति अपनाई। उन्होंने कॉलेज के सभी छात्रों और शिक्षकों की सूची बनवाई और उनसे अलग अलग पूछताछ शुरू की। इसी दौरान उनकी नजर अर्चना पर पड़ी, जो अपने अजीब बर्ताव के कारण सबकी नजर में आ रही थी। विजय ने नेहा से बात की और उसने अर्चना की अजीब हरकतों के बारे में बताया। विजय ने तय किया कि अर्चना पर नजर रखी जाएगी, लेकिन उसे तुरंत गिरफ्तार करने के बजाय उसकी गतिविधियों की गुप्त निगरानी की जाएगी। जांच के दौरान पुलिस को एक छोटा सा सुराग मिला। राजू ठाकुर की कार के पास एक पुराना सिक्का मिला जो कॉलेज के खंडहरों से मिलता जुलता था। विजय ने उस सिक्के को लैब में भिजवाया और पता चला कि यह काफी पुराना है और उस पर कुछ अजीब से निशान बने हैं जो किसी प्राचीन अनुष्ठान से जुड़े लगते थे। इस सुराग ने जांच को एक नई दिशा दी, लेकिन अब भी कई सवाल जवाब मांग रहे थे। नेहा ने तय किया कि वह खुद अर्चना के बर्ताव की तह तक जाएगी। एक रात वह चुपके से कॉलेज के खंडहरों में पहुंची और अर्चना को एक अजीब सा अनुष्ठान करते हुए देखा। अर्चना के हाथ में वही सिक्का था जो राजू की कार के पास मिला था। नेहा ने तुरंत इंस्पेक्टर विजय को खबर दी। विजय अपनी टीम के साथ खंडहरों में पहुंचे और अर्चना को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान अर्चना ने एक हैरान कर देने वाली कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसे खंडहरों में एक पुरानी किताब मिली थी जिसमें कुछ प्राचीन मंत्र और अनुष्ठान लिखे हुए थे। जिज्ञासा के चलते उसने इन अनुष्ठानों को आजमाना शुरू किया और उसके बाद उसे अजीब सी शक्तियां मिलने लगीं। उसने दावा किया कि वह इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वे शक्तियां उसे नियंत्रित कर रही थीं। पुलिस ने उस किताब की जांच करवाई और पता चला कि यह एक प्राचीन जादुई ग्रंथ है
जिसका संबंध कॉलेज बनने से पहले के उस कब्रिस्तान से है। विशेषज्ञों ने बताया कि इसमें लिखे अनुष्ठान अलौकिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। पुलिस ने अर्चना को हिरासत में रखा और किताब को सुरक्षित कर लिया। लेकिन इस पूरी कहानी ने शहर में एक नई दहशत फैला दी। हत्या के रहस्य का पूरा समाधान नहीं हो सका, लेकिन अर्चना की गिरफ्तारी के बाद कोई और घटना नहीं घटी। कॉलेज फिर से सामान्य हो गया, लेकिन उन खंडहरों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नेहा ने कॉलेज छोड़ दिया और शहर से चली गई। शहर के लोगों के लिए यह घटना एक ऐसी दास्तान बन गई जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही।